नमस्कार। गौरव मिश्रा फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। इकोनॉमी का ये हमारा 9th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने दो एडिशनल टॉपिक पढ़े थे, रोजगार की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन आर्थिक वृद्धि। देखिए हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था असमानता। फिर दूसरा जो मुद्दा हमारे सामने था वो था बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को पढ़ने के क्रम में हमने बेरोजगारी और रोजगार को ब्रीफ में पढ़ा है। अब रोजगार से रिलेटेड जो हमारा क्या सिनेरियो रहा है, वो आगे कुछ चीजें बची हुई हैं, तो आज उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था रोजगार की लोच। देखिए, दो शब्द मैंने आपको बोले थे, आर्थिक वृद्धि दर और रोजगार सृजन दर। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, रोजगार की लोच कहते हैं। देखिए, आर्थिक वृद्धि जिस हिसाब से हो रही है उसी अनुपात में रोजगार सृजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इस संबंध को हम इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है रोजगार की लोच का, कि रोजगार सृजन दर बटे में आर्थिक वृद्धि दर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ठीक है, अब मैंने उसके बाद पिछले वीडियो में आपको यह भी समझा दिया था कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, सोच के बताइए। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की लोच, अगर घट रही है तो इसका क्या मतलब हो गया। देखिए, अगर रोजगार की लोच बढ़ रही है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए 0.5 से ये 0.6 हो गया, ठीक है, या 0.8 हो गया, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इसका मतलब ये जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट है ये बढ़ रहा है। ठीक है, इसके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के रेशियो में। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो अंश के ऊपर का हिस्सा है वो छोटा हो रहा है। अगर ये छोटा होगा तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट कम होगा, और ये अगर उसके मुकाबले ज्यादा बड़ा है तो यानी कि इसका मान छोटा आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मान अगर कम आता है तो आप कह सकते हैं कि रोजगार सृजन दर कम हुई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर हमने अगली चीज जो देखी थी जॉबलेस ग्रोथ, मतलब आर्थिक वृद्धि के अनुपात में अगर प्रॉपर रोजगार नहीं सृजित हो रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, तो उसे हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा आजादी के बाद से मतलब कि हमारा 1980 और 90 के दशक में हमारा जो जॉबलेस ग्रोथ आज के मुकाबले काफी कम था। ठीक है, क्योंकि तब जो है ना, सरकार द्वारा जो सामाजिक कल्याण पर जो खर्च था वो काफी ज्यादा था। ठीक है, और सरकार ने काफी निवेश भी कर रखा था। ठीक है, तो इसलिए जो जॉबलेस ग्रोथ उस समय कम थी, उस समय बेरोजगारी दर भी कम थी। लेकिन समस्या कहां पैदा हुई, समस्या पैदा हुई जब 1991 में हमने एलपीजी सुधार किए। एलपीजी सुधार का मतलब क्या हो गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो जब हमने एलपीजी सुधार किए तो इन सुधारों के बाद जो है हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ ज्यादा हुआ। इस पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं हर 5, 7, 8 साल में, और अगर वो रिपीट करके पूछ ले, क्योंकि अभी देखिए 2017 में जो हमारा एक आंकड़ा आया था वो बेरोजगारी दर 6.1% था, जो कि पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा था। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट है, ये टॉपिक हमेशा रेलिवेंट रहता है, तो इस पे क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं। तो ये मेंस के सिनेरियो से मैं आपको समझा रहा हूं कि 1991 के बाद जो हमारा ग्रोथ हुआ है, हमारी इकोनॉमी ने जो बूम किया है, उसमें उस ग्रोथ रेट के अनुपात में जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था वो कम था। तो उसके क्या कारण थे, देखिए, इसका पहला कारण तो ये था कि जो एलपीजी जब सुधार हुए तो हमारे देश में जो है ना, मतलब कि हमारे देश को खोला गया, और जो है ना विदेशी निवेश को जो है ना मतलब कि यहाँ पर
बढ़ाने की कोशिश की गई, तो उसमें जो हमारे देश में जो विदेशी निवेश जो आया और जो हमारी निजी कंपनियों ने भी जो निवेश किया, वो निवेश पूंजी प्रधान अधिक था। ठीक है, पूंजी प्रधान यानी कि कैपिटल इंटेंसिव, और श्रम प्रधान यानी कि लेबर इंटेंसिव निवेश कम हुआ। इससे क्या हुआ, इससे हमारा उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन हमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कम हुआ। इसका रीजन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, बहुत ही ब्रीफली बता चुका हूं कि हमारे देश में जो लेबर लॉज हैं, लेबर लॉज की वजह से जो हायरिंग फायरिंग पॉलिसीज हैं, इनकी वजह से जो है जो निवेश हुआ एलपीजी सुधारों के बाद, वो ज्यादातर निवेश जो है ना कैपिटल इंटेंसिव हुआ। ठीक है, पूंजी प्रधान हुआ और श्रम प्रधान निवेश कम हुआ। इससे इंपैक्ट क्या पड़ा, इससे एक तो पहला इंपैक्ट तो ये पड़ा कि जो रोजगार जो और सृजित हो सकते थे अगर श्रम प्रधान निवेश होता, तो वो नहीं हुए। ठीक है, दूसरा पूंजी प्रधान होने से जो है और भी रोजगार में कमी आ गई, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन जो हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी became more than labor intensive. It increased production but reduced employment generation. ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एलपीजी सुधारों के बाद जो सेवा क्षेत्र है उस पर अधिक ध्यान दिया गया। ठीक है, यहां पर देखिए सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया। ठीक है, बाकी के क्षेत्रों की तुलना में इसमें जो है ना रोजगार सृजित करने की क्षमता कम होती है, सेवा क्षेत्र में इतनी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती नहीं। ठीक है, अब जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगेगी, कोई फैक्ट्री अगर स्टैब्लिश की जाएगी, तो उसमें लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर जॉब की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पर सेवा क्षेत्र में जॉब की इतनी संभावना नहीं रहती। अब जैसे आजादी के अभी जो वर्तमान में हमारा है, वर्तमान में हमारा करीब 55% जीडीपी में सेवा क्षेत्र का ही योगदान है। ठीक है, और जबकि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में इनका जो योगदान है करीब 30% के आसपास है। ठीक है, तो 30% के आसपास जो एम्प्लॉयमेंट में जो सर्विस सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया, और इसकी वजह से जो है ना हमारे देश में रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता था वो कम हुआ। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज पहले साफ कर लेते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, जो मैंने शब्द यूज किया है पूंजी प्रधान, तो पूंजी प्रधान यानी कैपिटल इंटेंसिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या मशीनीकरण होता है? क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पूंजी प्रधान निवेश मतलब कि ऑटोमेटिक फैक्ट्रियां एस्टैब्लिश की गई। देखिए मशीनी, तो इसका मतलब मशीनीकरण नहीं होता, मशीनीकरण अलग एक संकल्पना है और पूंजी प्रधान निवेश एक अलग संकल्पना है। देखिए जैसे भारत में जो कंपनीज थी उसमें कितने लोग काम कर रहे थे, मान लीजिए जो पहले से हमारी एस्टैब्लिश इंडियन कंपनी थी उसमें 100 लोग काम कर रहे थे। अब हमने जब एलपीजी मॉडल अपना दिया, तो अपनाने के बाद जो विदेश से एक कंपनी आई तो वो तो ऑटोमेटिक फैक्ट्री लेकर आई, तो उसमें 20 लोग काम करने लगे। अब 20 लोगों में ये जो ऑटोमेटिक फैक्ट्री है ये ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, और इसको जो है ना ये 100 लोगों में उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा। तो अब ये क्या करेगा, जो भारतीय कंपनी होगी ये भी जो है ना विदेश से तकनीकी का आयात करके या मशीनों का आयात करके फिर अपनी फैक्ट्री का ये मशीनीकरण कर देगी। इसे हम मशीनीकरण कहते हैं। ठीक है, और ऑटोमेटिक फैक्ट्री स्टैब्लिश करना, इसे ही हम पूंजी प्रधान निवेश या कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। और ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया कि सेवा क्षेत्र में एलपीजी सुधारों के बाद 1991 के बाद सेवा क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया गया, और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेबिलिटी है वो कम होती है। ठीक है, तो मोर अटेंशन वाज पेड टू द सर्विस सेक्टर व्हिच हैज लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल देन द रेस्ट। ठीक है, तो इसलिए भी हमारा जो है ना जॉबलेस ग्रोथ 1991 के बाद आया। अब उसके बाद अगला पॉइंट जो है कि 1991 में आपको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो 1991-90 के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बिगड़ गई थी। तो उस समय क्या हुआ कि हमने जो है ना आईएमएफ से कर्ज मांगा। तो आईएमएफ ने जो हमें जब कर्ज दिया तो उसने अपने साथ अपनी कुछ शर्तें भी रखी। उन शर्तों के अनुसार सरकार को, क्योंकि भाई देखिए अब पैसा वापस भी तो करना है, आईएमएफ ये कैसे गारंटी करेगा कि जो पैसा इंडियन गवर्नमेंट ले रही है वो पैसा उसे आसानी से वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए वो अपनी कुछ शर्तें भी उसने आईएमएफ ने रखी। वो शर्तें क्या थी कि इंडियन गवर्नमेंट को अपने बजट घाटों को कम करना था। ठीक है, अब बजट घाटों को जब सरकार को कम करने के लिए आईएमएफ ने शर्त रख दी, तो बजट घाटों को कम करने के लिए सरकार के दो व्यय होते हैं, मैंने पहले ही बताया है। एक व्यय होता है जो आवश्यक व्यय होता है, ठीक है, एक आवश्यक होता है इसेंशियल, ठीक है, और दूसरा होता है विकासात्मक।
विकासात्मक व्यय। ठीक है, अब सरकार आवश्यक व्यय को तो जो अपना सरकार का जो मशीनरी फंक्शन के जो है उसको तो कम नहीं कर सकती, लेकिन सरकार फिर कमी कहाँ करेगी बजट घाटे को कम करने के लिए? अपने जो विकासात्मक खर्चा है, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो खर्चा है, जो कल्याणकारी जो खर्च है, उस खर्च में सरकार कमी करती है। अब इससे क्या हुआ कि सरकार ने जब खर्च कम कर दिया कल्याण वाला, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आर्थिक गतिविधियों को सरकारी प्रोत्साहन में कमी आ गई। ये बात समझ में आ गई? तो रिडक्शन इन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस बजट डेफिसिट एज पर IMF कंडीशंस। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइंड। अब इससे क्या कि जब गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन कम मिला तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे जो है ना मतलब बुरा प्रभाव पड़ा। और इससे देखिए विदेशी जो आ रहे थे वो तो अच्छे खासे रकम लेकर और अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ वो यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर जो देसी लोग थे उनको संरक्षण की जरूरत थी उनके मुकाबले में, और उनको वो संरक्षण मिल नहीं पाया। ठीक, एक तो उनके पास विदेशी कंपनियां थी, उनके पास टेक्नोलॉजी उन्नत थी, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे पास मैन पावर के जो श्रम प्रधान जो हमारे पास था, क्योंकि आजादी के बाद से गवर्नमेंट ने जो ज्यादा से ज्यादा फोकस किया था वो जो है ना लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर ही किया था। ठीक है, तो श्रम प्रधान पे हमारा जो है ना ज्यादा फोकस था। अब इससे क्या हुआ कि हम जो है जब गवर्नमेंट का प्रोत्साहन नहीं मिला तो जो देशी थे वो देसी कंपनियां जो है ना वो उस झटके को झेल नहीं पाई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश निजी क्षेत्र ने अतिरिक्त कार्यबल में कमी कर दी। देखिए इसमें हुआ क्या, मैं इस पॉइंट को समझाता हूं कि सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर था उसमें गवर्नमेंट क्या है निवेश करती थी, तो गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में गवर्नमेंट का जो निवेश था, गवर्नमेंट ने उस निवेश को तो बंद ही कर दिया, साथ ही उसने किया क्या कि उसने विनिवेश शुरू कर दिया। विनिवेश यानी कि उसको डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। अब इसमें डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि सरकार ने अपनी, जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 75% है, ठीक है, तो सरकार ने उसको घटाकर कहां तक ला दिया, 51% तक। अब यहां पर जो है जो प्राइवेट सेक्टर है, बाकी जो 49% है ये प्राइवेट सेक्टर आ गया। बहुत सारे ऐसे कंपनीज थी जिसमें सरकार ने अपनी जो है ना हिस्सेदारी 51% से भी कम कर दी। तो 51% से भी जब हिस्सेदारी कम हो गई तो वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर है, बाकी की हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने बेच दी। तो प्राइवेट सेक्टर वहां पर डिसीजन मेकिंग बॉडी के रूप में बन गया। अब जब प्राइवेट सेक्टर अगर डिसीजन लेगा तो प्राइवेट सेक्टर तो एक्स्ट्रा मैन पावर को रखेगा नहीं, और प्राइवेट सेक्टर यही चाहेगा कि भाई जो है ना कम से कम मैन पावर में और हम जो है ना ऑटोमेशन करके और हम ज्यादा से ज्यादा अपना लाभ कमाएं। तो इस चीज से आपको ये समझ में आया ना कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश सरकार ने करना, एक तो निवेश तो बंद ही कर दिया और विनिवेश करना अलग से शुरू कर दिया। इससे जो प्राइवेट सेक्टर था वो डिसीजन मेकिंग बॉडी के रूप में उभर कर आया, और उसने जो एक्स्ट्रा मैन पावर थी, जो एक सरकार का जो एक कल्याणकारी स्वरूप होता है कि सरकार जो है ना मतलब कुछ लोगों को जबरदस्ती ही जॉब में रखती है कि भाई आप जॉब में बने रहो, हाँ ठीक है चलो, कल्याण सरकार का एक जो है ना कल्याणकारी सरकार है, लेकिन उन लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर ने उन्होंने नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया। तो इससे आपको समझ में आया कि भाई इससे भी जॉबलेस ग्रोथ हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से छोटे एवं मध्यम घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और अधिकांश बंद हो गए। इस पॉइंट को मैंने अभी पीछे समझा ही दिया है कि भाई देखिए बाहर से जो कंपनी आई है वो 20 कर्मचारियों में ही वो आपसे 4 गुना प्रोडक्शन कर रही है, और आपने जो है 100 कर्मचारी रखे हैं और 100 कर्मचारियों में भी आपका प्रोडक्शन इससे 1/4 कम है। तो फिर इसका माल ज्यादा सस्ता होगा जो विदेशी कंपनी का होगा, और जो अपना जो घरेलू उद्योग के जो माल होंगे वो जो है ना महंगे पड़ जाएंगे। तो इससे क्या है कि इनको सरवाइव करना हो जाएगा मुश्किल। ये जो बड़ी कंपनी थी उन्होंने तो चलो पैसे खर्च करके विदेशों से तकनीकी आयात करके अपने आप को भी मॉडर्नाइज कर लिया, तो उन्होंने अपना मशीनीकरण कर लिया। लेकिन जो छोटे और मध्यम उद्योग थे उनके पास इतना पूंजी नहीं थी कि वो अपने आप को अपने आप को ऑटोमेटिक कर पाए, अपने लिए जो ना तकनीकी आयात कर सकें, अपनी फैक्ट्रीज को मॉडर्नाइज कर सकें। तो इससे क्या हुआ कि वो कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाए और वो बंद हो गए। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा जो रोजगार प्रोवाइड करता है वो यही सेक्टर प्रोवाइड करता है, एमएसएमई सेक्टर। और एमएसएमई सेक्टर ही विदेशी कंपनियों के जो प्रभाव में वो सरवाइव नहीं कर पाया। ठीक है, तो स्मॉल एंड मीडियम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कुड नॉट compete with the multinational companies in the market and most were closed।
तो मोस्ट ऑफ देम वेयर क्लोज्ड। ठीक है, तो इससे जो है हमारे यहाँ फिर जॉबलेस ग्रोथ हुई। फिर आयात हेतु सरकारी अनुमति मिलने से बाजार में तुलनात्मक रूप से सस्ते उत्पाद आ गए। इस कारण से भी एमएसएमई सेक्टर संकटग्रस्त हो गया। द एमएसएमई सेक्टर ऑल्सो सफर्ड ड्यू टू द रिलेटिवली चीप प्रोडक्ट्स कमिंग टू द मार्केट व्यू अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इंपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट ने जब अपनी मार्केट को खोला, देखिए आईएमएफ ने जो शर्तें रखी थी, तो आईएमएफ ने ये भी शर्त रखी थी कि आप अपनी मार्केट को ओपन करिए। ठीक है, आपने जो अपनी मार्केट को अभी एक तरीके से लगभग क्लोज कर रखा है, उसको ओपन करिए। देखिए गवर्नमेंट ने तब वो जो नीतियां अपनाई थी क्लोज करने की, वो तब के हिसाब से रिलेटिवली सही थी, क्योंकि आजादी के बाद हमें अपने जो घरेलू उद्योग था उसको संरक्षण देना जरूरी था। तो संरक्षण देने के लिए गवर्नमेंट ने उस टाइम पे अपनी इकोनॉमी को लगभग मतलब काफी काट के रखा था विदेशों से। लेकिन उसके बाद जब है कि जब आईएमएफ के पास गए हमने, जब हमारी वित्तीय स्थिति खराब हुई, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा खराब स्थिति में आ गया, तो बीओपी में जब प्रॉब्लम आई, तब हमने जो है ना आईएमएफ से जब कर्ज लिया, तो आईएमएफ ने बोला कि आप अपनी मार्केट भी खोलो। ठीक है, आप अपनी मार्केट खोलो और उसके बाद अपने अपने सरकारी खर्चों को कम करो। इस तरीके से आईएमएफ ने कई सारी शर्तें रखी, और इसका जो दुष्परिणाम है वो फिर हमारी इकोनॉमी में भी पड़ा। और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव ये था कि जॉबलेस ग्रोथ ज्यादा हुई। बात समझ में आ गई? तो अब हमने क्या चीज समझ ली, एक बार इसको जो है ना फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको जो है ना फिर से एक बार तैयार हो जाए। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी इकोनॉमी में जितना ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ रेट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होना चाहिए। ठीक है, अगर उस ग्रोथ रेट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो हम एक प्रॉब्लम में आ जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। हम जॉबलेस ग्रोथ वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। इससे क्या है कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा सामाजिक कल्याण है वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो है ना जॉबलेस ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। अब हमने ये देखा भाई 1991 के बाद जब हमने आर्थिक सुधार किए, तो आर्थिक सुधारों के बाद हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ जो है वो बढ़ी है। और वो बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, इसके रीजंस तो हमने देखा कि हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, जो विदेशी निवेश हुआ, और जो हमारे पूंजीपतियों ने जो निवेश किया, उन्होंने लेबर लॉस जो क्रिटिकल थे और हायरिंग फायरिंग पॉलिसीज की वजह से पूंजी प्रधान निवेश अधिक किया। ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज ज्यादा लगाई और लेबर इंटेंसिव जो है फैक्ट्रीज कम लगाई। तो इससे क्या है कि रोजगार सृजन की जो क्षमता थी वो एक तो कम पड़ गई। ठीक है, रोजगार सृजन की क्षमता एक तो कम हो गई, और दूसरा क्या हुआ कि इससे जो है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कम हुआ। अब उसके बाद जो है ना 1991 के बाद सर्विस सेक्टर पर अभी अधिक ध्यान दिया गया, तथा बाकी क्षेत्रों में जो है ना और सर्विस सेक्टर जो ऐसा है कि जो उसका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो कैपेसिटी है वो जो है ना बाकी सेक्टर की तुलना में कम है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर पे अधिक ध्यान देने से जो है ना उसका जीडीपी में जो योगदान है वो तो 55% तक पहुंच गया। ठीक है, 55% तक पहुंच गया, लेकिन उसने जो एम्प्लॉयमेंट में जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 30% के आसपास ही बना रहा। ठीक है, तो इससे हमारा जॉबलेस ग्रोथ हुआ एलपीजी सुधारों के बाद। फिर एलपीजी सुधारों के समय एलपीजी सुधारों के समय जब हमारा 1990-91 में जब हमारा बीओपी संकटग्रस्त हो गया, तो उस समय हमने जब आईएमएफ से लोन लिया, तो आईएमएफ ने अपनी कुछ शर्तें हमारे ऊपर डाली। अब उन शर्तों में था कि बजट घाटे कम करने थे। अब बजट घाटे कम करने के लिए सरकार अपना आवश्यक व्यय जो है ना, जो इसेंशियल व्यय है, इसेंशियल एक्सपेंडिचर तो ये कम कर नहीं सकती सरकार, इसको तो वैसे ही मेंटेन रहना है। लेकिन उस सरकार को फिर क्या कम करना पड़ा, विकासात्मक व्यय, डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर है सरकार को उसमें कटौती करनी पड़ी। इससे क्या है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनको जो सरकार का सपोर्ट था, वो सपोर्ट जो है ना वो कम हो गया, और सपोर्ट कम हो गया तो वो जो है ना प्राइवेट सेक्टर जो है वो विदेशी निवेश और जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनके सामने सरवाइव नहीं कर पाया। ठीक है, और इससे जो है ना जॉबलेस सिचुएशन हुई हमारा, जबकि प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, अब सरकार को अपना बजट घाटा कम करना है, तो कम करने के लिए सरकार ने जो है ना निवेश तो बंद कर दिया। ठीक है, निवेश बंद कर दिया,
और सरकार ने उस घाटे की पूर्ति के लिए विनिवेश करना शुरू किया। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट सरकार ने करना शुरू कर दिया। अब डिसइन्वेस्टमेंट करने से क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर का मेन जो मोटो होता है वो होता है प्रॉफिट। और प्राइवेट सेक्टर जब वहां पर डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में आ गया तो उसने जो एक्स्ट्रा मैन पावर थी, एक्सेस मैन पावर थी, उसकी छटनी कर दी और ऑटोमेशन को भी बढ़ावा दिया। तो इससे क्या है कि इससे भी जो है ना एम्प्लॉयमेंट कम हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बाजार में बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आ गई तो उससे प्रभाव पड़ा हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है। एमएसएमई सेक्टर जो है ना उससे compete नहीं कर पाया क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज की कमी थी, और जबकि जो एमएनसीज थी, एमएनसीज के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, ना ही उनके पास पैसे की कमी थी, ना पूंजी की कमी थी, ना टेक्नोलॉजी की कमी थी, तो उनके पास कोई कमी नहीं थी। तो वो उन्होंने जो है ना इस एमएसएमई सेक्टर को मतलब बहुत बुरी तरह झटका दे दिया। फिर उसके बाद जो है ना हमने जब अपनी मार्केट खोली तो हमारे यहाँ जो है ना आयात भी होने लगा। तो बाहर से जो आयात हो रहा था वो रिलेटिवली थोड़ा सा सस्ता था और उसके प्राइस कम थे, और जो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर था वो अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहा था, तो वो अपने इतने कम प्राइस नहीं लगा सकता था। तो इसीलिए भी जो है ना हमारा एमएसएमई सेक्टर संकटग्रस्त हो गया। और एमएसएमई सेक्टर को मैंने बताया है कि भारत में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो एमएसएमई सेक्टर ही देता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना 1991 के बाद जॉबलेस ग्रोथ ज्यादा हुई। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि भाई जॉबलेस ग्रोथ के क्या कारण थे। तो ये भी एक मेंस के एस्पेक्ट से हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि रोजगार विहीन बेरोजगारी के कारण। ठीक है, बेरोजगारी के कारण देखिए मैंने आपको बताया कि भाई रोजगार विहीन जो आर्थिक वृद्धि ऊपर मैंने बताई है, ठीक है, तो उसके जो मैंने रीजंस बताए हैं उसके वो रीजंस के साथ आप ये जो है ना रीजंस को भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, जनसंख्या एवं श्रम बल की अधिक वृद्धि दर। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ जो जनसंख्या और श्रम बल है वो अधिक बढ़ा। ठीक है, अब इससे हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड मैन पावर। ठीक है, तो इससे जो है ना जब ज्यादा जनसंख्या होगी, ज्यादा श्रम बल होगा, तो बेरोजगार लोगों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि रोजगार तो जनसंख्या के हिसाब से ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या जितनी बढ़ती रहेगी रोजगार भी ऑटोमेटिक उतना ही बढ़ते रहेंगे। रोजगार तो डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो है ना बेरोजगारी का और क्या कारण है, आधारभूत ढांचे का अभाव है हमारे देश में, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजी का अभाव है, लैक ऑफ कैपिटल। ठीक है, फिर हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी हमारा जो है त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो फ्लॉड एजुकेशनल सिस्टम, फिर दोषपूर्ण सरकारी नीतियां और व्यवसाय की निम्न सुगमता। ठीक है, तो सरकारी नीतियां, अब इस पॉइंट को समझना जरूरी है। ठीक है, और व्यवसाय की निम्न सुगमता ये तो चलो आपको समझ में आ गया होगा कि लो ईज ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, लेकिन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां क्या थी, जब एलपीजी सुधार किया गया तो सरकार ने फिर से दोबारा जो है ना एलपीजी सुधारों के समय भी विकासात्मक व्यय तो कम कर दिया। सरकार का ये मानना था कि जो टपकन का सिद्धांत है उसके अनुसार जो है ना जब हम मार्केट को खोल रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेजी से होंगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये जो है ना बाकी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो फायदा होगा, जो प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा, उसका फायदा जो है ना धीरे धीरे रिस कर निचले वाले तबके तक आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि अगले 10 सालों में सरकार ने वर्ष 2000 तक आते आते ये देखा कि जॉबलेस ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है और एमएसएमई सेक्टर जो है ना बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब इसके बाद सरकार ने फिर क्या किया कि वर्ष 2003 के बाद से, वर्ष 2003 के बाद से सरकार ने फिर से अपना जो डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर था उसको बढ़ाया। ठीक है, तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया तब 2004 और 5 से जो है ना फिर सिचुएशन अंडर कंट्रोल आई, और उसके बाद से फिर जो है ना बेरोजगारी दर जो है उसमें थोड़ी सी कमी आई। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि बेरोजगारी के कारण क्या है। तो बेरोजगारी के कारण भी वही है जो मैंने पीछे बता दिए हैं, जॉबलेस ग्रोथ के कारण है। ठीक है, ये सारे जो जॉबलेस ग्रोथ के कारण है, इनके साथ साथ जो ये कारण है जनसंख्या एवं श्रम बल की अधिक वृद्धि दर,
जनसंख्या हमारी तेजी से बढ़ी, और जनसंख्या तेजी से बढ़ने से हमारा श्रम बल भी बढ़ा, तो इससे भी जो है ना श्रम बल, जब जब ज्यादा श्रम बल बढ़ गया तो उससे भी जो है ना हमारी बेरोजगारी दर जो है ना ज्यादा हो गई। फिर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, ठीक है, तो इससे भी जो है ना मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और इससे जो है ना बेरोजगारी ज्यादा बढ़ती है। हमारे यहाँ पूंजी का अभाव है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि वो जो है ना स्किल्ड मैन पावर को जनरेट करने के लिए पूरा नहीं होता, ठीक है। हमारे यहाँ ज्यादातर फोकस किस पे होता है, हमारे यहाँ ज्यादा फोकस होता है बुक्स पर, बुक्स रीडिंग पर, बुक्स रीडिंग्स पर होता है, और जबकि ग्राउंड रियलिटी में जो हमें प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो हमें इतना नहीं मिलता है। तो हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी हमारा जो फ्लॉड है। फिर उसके बाद हमारी सरकार की दोषपूर्ण जो सरकारी नीतियां थी वो भी मैंने बता दिया कि सरकार ने जो है ना टपकन के सिद्धांत पर जो बिलीव किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेजी से होंगी और उसका जो फायदा होगा वो धीरे 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 रिस रिस कर नीचे वाले तबके तक भी पहुंचेगा, और धीरे धीरे जो है ना हमारी जो नीचे भी लोगों को लाभ मिलने लगेगा। लेकिन सरकार ने बाद में 10 साल 12 साल बाद सरकार को ये समझ में आया कि उसकी ये नीति गलत थी, तो उसने वापस से अपना जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया, और उसके बाद 2-3 सालों में फिर सिचुएशन फिर कंट्रोल में आई, और बेरोजगारी जो दर है वो बेरोजगारी में कमी आई, ठीक है। फिर हमने बता दिया कि व्यवसाय की निम्न सुगमता, तो ये सारी चीजें जो है हमारी बेरोजगारी के कारण है, ठीक है। तो हमने आपको आज और कल के पूरे लेक्चर में ये चीज समझा दी है कि रोजगार, आर्थिक वृद्धि दर और रोजगार सृजन दर, ठीक है, इनमें क्या आपस में रिलेशन होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है ना ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर से जुड़ा हुआ मामला है। फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि बेरोजगारी के जो एलपीजी सुधारों के बाद जो हुआ था, जो जॉबलेस ग्रोथ हुई थी उसका क्या कारण था, और उस जॉबलेस ग्रोथ से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सरकार ने फिर क्या किया, ठीक है। और बेरोजगारी के कारण भी मैंने बता दिया कि जॉबलेस ग्रोथ के जो कारण थे, उन्हीं जॉबलेस ग्रोथ के कारणों में आप ये नीचे के कारण भी इन्वॉल्व कर दो तो ये आपके बेरोजगारी के कारण हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हो गया। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, रोजगार सृजन के उपाय, ठीक है। तो रोजगार सृजन के उपाय चलिए ये भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो रोजगार सृजन मेजर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये क्या हो सकता है उपाय। तो देखिए, निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए, ठीक है। उसके पहले जो अपने लेबर लॉज हैं उनमें भी जो सुधार किया जाए, ठीक है, तो जिससे कि जो हमारा जो निवेश है वो लेबर इंटेंसिव हो, ठीक है, पूंजी प्रधान ना हो, तो निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। उद्यमिता को, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित किया जाए, तो इंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित किया भी जा रहा है। गवर्नमेंट ने जो है ना स्किल इंडिया और उसके बाद कई सारे कार्यक्रम जो मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाए हैं चला रखे हैं, ताकि लोग जो है ना स्किल्ड हों और अपने खुद के जो स्व रोजगार करने लगे। फिर एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए भी गवर्नमेंट ने जो है ना कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे उन्हें सरकारी खरीद को ही एमएसएमई सेक्टर से जोड़ दिया गया है, ठीक है, कि इतने % सरकारी खरीद जो है ना एमएसएमई सेक्टर से ही होनी चाहिए। फिर इसके लिए बहुत सारे पोर्टल भी बनाए गए हैं। फिर इनको जो ऋण है वो ऋण भी जो है ना मतलब कम ब्याज पर दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो एमएसएमई सेक्टर को इंकरेज किया जाए। फिर निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ पुअर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, तो ये सरकार ऑलरेडी चला रही है, ठीक है। मनरेगा भी उन्हीं में से एक है। पहले ये लग रहा था कि ये जो नई गवर्नमेंट आएगी, मोदी गवर्नमेंट, तो ये मनरेगा को खत्म कर देगी, क्योंकि मनरेगा के खिलाफ काफी कुछ बोला था जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कल्याणकारी जो खर्च है, जो विकासात्मक व्यय है, वो कोई भी गवर्नमेंट खत्म नहीं करती, ठीक है, क्योंकि इससे उनके आगे पॉलिटिकल कैरियर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जनता को अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू खर्च नहीं करेगी तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू ये भी विभिन्न कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो कार्यक्रम मैं पीछे बता चुका, और इनके ऊपर जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उनके ऊपर जो है ना योजनाओं का, स्कीम्स का लेक्चर अलग से बनेगा। फिर श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए, तो ये भी सरकार कंटिन्यू कर ही रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना हम रोजगार सृजन के उपाय हम कर सकते हैं। सरकार, ये आप आंसर में अपने ये पॉइंट्स डाल सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गरीबी है। हम लोगों ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो मुद्दे आ रहे थे, तो हमने कौन सा कर लिया, असमानता कंप्लीट कर लिया, फिर हमने बेरोजगारी कंप्लीट कर ली,
ठीक है, ये पूरा ब्रीफ में हम लोगों ने ये दो टॉपिक, हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो समस्याएं हैं या जो मुद्दे हैं, इन दो टॉपिक को हमने प्रॉपरली ब्रीफ से हमने इसको कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट अगला जो है वो है हमारे गरीबी। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो अगला मुद्दा है वो गरीबी है। ठीक है, तो गरीबी अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।